हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेरियंस कोडिंग स्कूल एंड दिस इज फ्रंट एंड इंटरव्यू सीरीज पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड एमएनसीज में किस तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर के लिए इंटरव्यूज होते हैं, क्या-क्या राउंड्स होते हैं, क्या-क्या पूछा जाता है, इवैल्यूएशन की प्रोसेस कैसे होती है और रिज्यूमे अगर आप बनाने जा रहे हो तो वो किस तरीके से बनाना होता है। इन सारी चीजों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये वीडियो लेकिन थोड़ी सी अलग है। इसमें हम इंटरव्यूज के बारे में बात करेंगे रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कि कैसे एग्जैक्टली इंटरव्यूज में आपको आंसर देने होते हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्या-क्या स्टेजेस होती है उन क्वेश्चंस की, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब इस वीडियो में आप रियल डेमोन्स्ट्रेशन से सीखेंगे कि एक्चुअल इंटरव्यूज का फ्लो क्या होता है, क्या इंटरव्यूअर पूछता है, क्या कैंडिडेट जवाब देता है और कैंडिडेट को जवाब कैसे देना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस वीडियो। वी हैव रोहन, अ फ्रेशर डेवलपर हु इज अप्लाइंग फॉर फ्रंट एंड रोल and conducting the interview Mr. Adarsh, a senior front-end engineer working at product-based companies. Now here is how this video will work. The interview will happen normally. Adarsh will ask questions, Rohan will answer them, but after every answer, I'll pause the interview and explain whether the answer was correct, incorrect or incomplete. And I will also show how the answer could have been delivered in a more professional way. तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप सिर्फ इतना नहीं सीखेंगे कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, आप ये भी सीखेंगे कि इंटरव्यूज में कैसे आंसर किया जाता है, क्या करेक्ट फॉर्म है, क्या एक स्ट्रक्चर होता है आंसर देने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। हाय रोहन। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। So before we start, tell me a little bit about yourself, Rohan. Sure, sir. My name is Rohan. I recently completed my computer science degree, and over the past 1 year, I've been focusing heavily on front-end development and basics of JavaScript, especially HTML, CSS, JavaScript, React, Next.js, and my core focus is to understand how JavaScript work under the hood and learning the fundamentals of front-end development. Amazing, amazing. Sounds good. Let's begin with some JavaScript fundamentals. Sure. All right, everyone. So this is round 1 और most of the interviews में फोकस किया जाता है JavaScript fundamentals पे। The goal of this round is very simple. इंटरव्यूअर ये चेक करना चाहता है कि कैंडिडेट को क्या लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में पता है, क्या फंडामेंटल्स के बारे में पता है। So without wasting time, let's start. Rohan, can you explain me difference between var, let and const in JavaScript? Yes sir, in JavaScript var, let and const are used for variable declarations, but उनकी होस्टिंग अलग तरीके से परफॉर्म होती है, उनके स्कोप पे डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल var एक ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन स्कोप्ड कहलाता है वो, एंड वो रीअसाइन भी हो सकता है। let and const ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं एंड लेट रीअसाइन हो सकता है बट कॉन्स्ट रीअसाइन नहीं हो सकता। साथ में आप वैर के साथ होस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, बट लेट और कॉन्स्ट क्योंकि ब्लॉक स्कोप्ड है, होस्टिंग उनमें भी होती है बट वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। तो तीनों का अलग अलग रोल है। वैर एंड लेट कैन बी रीअसाइंड, कॉन्स्ट कांट बी रीअसाइंड। वैर इज अ फंक्शन स्कोप्ड, लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप्ड एंड होस्टिंग में तीनों ऑब्वियसली अलग परफॉर्म करते हैं। फाइन, लेट मी आस्क यू अ क्विक follow up. Why modern JavaScript developers generally prefer let and const over var? Sure sir, because let and const are block scope, तो accidental bugs से prevent कर लेते हैं, hosting का कोई issue नहीं होता एंड क्योंकि block scoped होते हैं तो चीज़ें काफ़ी easily manage हो जाती हैं, बार बार reassignment का issue नहीं होता। That's why modern developers prefer let and const over var. That was a strong answer, पर ये incomplete था। जब भी आप explain कर रहे हैं for example var, let and const का difference, तो आपको ये make sure करना होता है कि आपके answers proper structure के form में। सबसे पहले आप थोड़ा सा introduction दे दीजिए कि var, let and const are used for variable declaration। उसके बाद आप पॉइंट बाय पॉइंट एक स्ट्रक्चर में चीजें एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि सबसे पहले स्कोप के बारे में बात कीजिए, तीनों में क्या डिफरेंस है स्कोप का। उसके बाद आप बात कीजिए रीअसाइनमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं होस्टिंग का। एक चीज जो रोहन ने अच्छी करी वो ये थी कि टेक्निकल और प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज करना, जैसे टेम्पोरल डेड जोन, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म, आप टेक्निकल चीजों के बारे में जानते हैं, ये शोकेस कर पाते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप ये बता सकते हैं कि कुछ और वर्ड्स जैसे कि होस्टिंग हो गया, जैसे कि कई सारे ऐसे वर्ड्स आप इंक्लूड कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर में आंसर देना है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इंटरव्यूज का, और साथ में टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना है, स्पेशली फंडामेंटल्स क्वेश्चंस के साथ। ऑलराइट रोहन, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट? Sir, hosting is a behavior in JavaScript where variables and functions can be used before their declaration. That means वो अपने स्कोप से उठ के सबसे पहले आ जाते हैं स्कोप में एंड उनको हम यूज़ कर सकते हैं before their declaration. So, but इशू ये होता है कि इनिशियलाइजेशन नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने वैर को इनिशियलाइज किया है एंड वैर को मैंने पहले यूज़ कर लिया है बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन, तो डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू रहती है उसके अंदर वो अनडिफाइंड रहती है, जिससे कि इशू ये होता है कि आप जब उसको यूज़ करते हैं तो अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। इंटरेस्टिंग। सो
What do you think what will happen in this code? सर आई थिंक यहाँ पे अनडिफाइंड आंसर आएगा, क्योंकि वेरिएबल्स को आपने पहले ही यूज़ कर लिया बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन. अनडिफाइंड आंसर करेक्ट. दिस वॉज वेरी नाइस, क्योंकि जब रोहन ने क्वेश्चन को देखा, उसको प्रोसेस करा और आंसर बताया और साथ में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा. ऑल्दो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, बट हाँ, जब आप एक क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर देने के बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके पीछे के एनालॉजी समझाते हैं कि ये आंसर क्यों आया, इससे ये लगता है इंटरव्यूअर को कि आपको आंसर्स की डेप्थ पता है, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर तरीके से पता है, और आप आउटपुट देख के सीधा जंप नहीं कर पाते हो कि मतलब एकदम से ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया. आप थोड़ा सा प्रोसेस करते हो अपने माइंड में, थोड़ा सा एक लंबी सांस लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो और अपने आंसर्स के साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो. जब इस टाइप के आउटपुट टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उससे सबसे बेस्ट तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे. अमेजिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What is the difference between double equal to and triple equal to in JavaScript? Sir, they both are used for comparison. They are comparison operator, but double equal to comparison करता है सिर्फ वैल्यूज का, मतलब टाइप कोवेरिएशन इज अ पॉइंट जिसकी वजह से वो दोनों को कंपेयर कर लेता है. बट ट्रिपल इक्वल टू के साथ सीन ये होता है कि वो कंपेयर करता है वैल्यूज को, अलॉन्ग विद दैट वो टाइप को भी कंपेयर करता है. तो जब ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लग जाती है यहाँ पे. सो दैट इज वाई ट्रिपल इक्वल टू इज प्रिफर्ड ओवर डबल इक्वल टू, मे बी समथिंग लाइक दैट. Can you tell me why using strict equality generally recommended? Sir, because it prevents unexpected type implicit type conversion जो होता है उससे प्रिवेंट करने का, और क्योंकि डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, ट्रिपल इक्वल टू टाइप को भी चेक कर लेता है, तो इसलिए ट्रिपल इक्वल टू इज प्रेफर्ड मोर ओवर डबल इक्वल टू. ठीक है, ओके फाइन. अगेन आंसर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था. जब भी आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको जो करना चाहिए वो है एक क्लियर डेफिनेशन दोनों टॉपिक्स के बारे में. व्हाट इज डबल इक्वल टू, क्या करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. टाइप कोवेरिएशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आपको हेविली रिलाई करना चाहिए था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, उसको थोड़ा सा आपको फोकस करके ज्यादा अच्छे से बताना चाहिए था कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टॉपिक. सेकंड चीज, हमेशा एग्जांपल्स का यूज करो. जब भी आपसे कंपैरिजन करने को कहा जाए किन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में, तो हमेशा एग्जांपल्स के साथ कुछ ऐसे एनालॉजीज बताओ जिससे कि इंटरव्यूअर को ये पता चले कि आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल्स आर वेरी गुड, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर ऑल्सो वेरी गुड. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है रीजनिंग बतानी होती है थोड़ा सा कि यार ये आंसर क्यों आएगा, एग्जांपल जो भी आपने दिया उसके बेसिस पे. इस बेसिस पे जब आप एक्सप्लेन करते हैं अपने आंसर्स को तो ज्यादा इंपैक्ट होगा इंटरव्यूअर के सामने. अब सबसे पहले तो अपने वर्ड्स को, स्ट्रक्चर्स को लेके आना पड़ता है. दिस वाज नॉट सो मच स्ट्रक्चर्ड. आपको पहले डेफिनेशंस बतानी होती है, आपको एग्जांपल्स देने होते हैं और साथ में आपको रीजनिंग बतानी होती है कि ये एग्जांपल्स के बाद ऐसा आंसर क्यों आएगा. एंड अगर इस तरीके से आप आंसर देते हैं तो प्रोबेबली वो ज्यादा इंपैक्ट पुट करता है अपने इंटरव्यूअर के सामने. ऑलराइट, तो यहाँ पे होता है राउंड 1 खत्म और रोहन ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर किया, सारे क्वेश्चंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में रिस्पॉन्स दिया है. लेकिन राउंड 2 में डिफिकल्टीज बढ़ने वाली है. इस राउंड में इंटरव्यूअर ये चेक करना चाहता है कि क्या आप इस लैंग्वेज के अंदर चीजें कैसे वर्क करती है, इन चीजों के बारे में जानते हो, यानी कि जावास्क्रिप्ट की एक्चुअल वर्किंग के बारे में आप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन राउंड 2 एंड देखते हैं क्या ये राउंड रोहन हैंडल कर पाएगा. Rohan, can you explain me what is execution context in JavaScript? So, execution context in JavaScript is basically environment. दो तरह के execution context होते हैं. First is global execution context. तो जब code execution start होता है तो एक global execution context बनता है जिसके दो parts होते हैं. एक memory creation होता है और एक code execution phase होता है. Memory creation में सारे variables, सारे फंक्शंस को वहाँ पे स्टोर किया जाता है एंड कोड एग्जीक्यूशन में लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है. एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है. तो जब हम फंक्शंस को रन करते हैं तो फंक्शन का अपना एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है इनसाइड द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. एंड इस तरीके से देयर इज समथिंग नोन एज कॉल स्टैक सर, एंड उसकी हेल्प से कॉल स्टैक में चीज़ें, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी. कॉल स्टैक में चीज़ें स्टोर होती हैं एंड कॉल स्टैक में लाइन बाय लाइन चीज़ें एग्जीक्यूट कर देता है. फाइन, नाइस. किस डेटा स्ट्रक्चर्स पे जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वर्क करता है? सर आई थिंक कॉल स्टैक हैज़ बीन यूज्ड. तो कॉल स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है एंड
आई होप यहाँ पे लीफो यूज़ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे लास्ट में आया वो पहले, मतलब जैसे एक स्टैक में पहले लाइन से, इस तरीके से शायद चीज़ें वर्क करती है सर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। फाइन, अमेजिंग अमेजिंग, एक्सीलेंट आंसर। रोहन ने अभी तक जितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है ये उन सब में सबसे बेस्ट है। ऑल्दो इट इज़ नॉट परफेक्ट बट ये उनसे बेस्ट था। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे वर्क करता है, अगर आपको ये नहीं पता तो इंटरव्यूज के लिए आप भी शायद प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट की वर्किंग जब आप समझते हैं तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सबसे पहला टॉपिक आता है। किस तरीके से मेमोरी क्रिएशन होता है, किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है, कैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। काफी बेहतरीन तरीके से रोहन ने उस आंसर को एक्सप्लेन किया। अलॉन्ग विद दैट आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करते टाइम थोड़े से और प्रोफेशनल वर्ड्स का भी यूज करना चाहिए। जैसे आप बोल सकते थे कि जावास्क्रिप्ट एट इट्स कोर इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, इट इज अ सिंक्रोनस लैंग्वेज। आप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जब कोड को रन करते हैं तो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। कॉल स्टैक में लीफो की फॉर्म में चीजें चलती हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों चलती है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते थे, क्योंकि स्टैक बेसिकली लीफो पे ही वर्क करता है। एंड इस टाइप की चीजें जब आप थोड़ी सी ऐड करते हैं तो आंसर वॉज गुड, बट थोड़ा सा अगर इम्पैक्ट और पुट कर पाते, आउट ऑफ 10 अगर मार्क्स देना हो तो दिस वॉज 9 आउट ऑफ 10, वेरी सॉलिड आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करता है रोहन। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लोजर्स। व्हाट आर द क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट? सॉरी सर, मुझे ज़्यादा अच्छे से आइडिया तो नहीं है उसका, बट क्लोजर्स इज़ बेसिकली एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का जिसमें इनर फंक्शन आउटर फंक्शंस के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इनर फंक्शन उसके लेक्सिकल इन्वायरमेंट में होता है। तो अभी सिर्फ इतना ही मुझे थोड़ा सा आइडिया है क्लोजर्स का कि एक्सेस कर सकता है वेरिएबल इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के नाम से। ठीक है, फाइन फाइन, गुड। कैन यू गिव मी प्रैक्टिकल यूज ऑफ क्लोजर्स? सॉरी सर, मतलब प्रैक्टिकल यूज तो नहीं पता, बट मे बी लाइक डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए यूज होता है, प्राइवेट वेरिएबल्स के लिए यूज होता है शायद, मतलब आई डोंट नो मच अबाउट इट। बहुत बड़ी गलती, क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड यू मस्ट लर्न इट एंड लर्न हाउ टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जब हम बात करते हैं क्लोजर्स की, तो क्लोजर्स आर बेसिकली अ फीचर इन जावास्क्रिप्ट वेयर एन इनर फंक्शन रिटेन एक्सेस टू वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन स्कोप इवन आफ्टर आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशंस। एंड जब ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई ना कि फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग वाली पार्ट को, तो आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा कभी भी। अलॉन्ग विद दैट दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इनर फंक्शन मेंटेन अ रेफरेंस टू अ लेक्सिकल एनवायरनमेंट इन विच इट वाज क्रिएटेड। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी तो एक इंडिविजुअल क्लोजर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। उसके बाद में क्लोजर्स कहाँ यूज होता है उसको भी ठीक तरीके से नहीं बताया गया। डेटा इनकैप्सुलेशंस के बारे में, क्रिएटिंग अ प्राइवेट वेरिएबल्स के बारे में कोई एग्जांपल नहीं दिया गया, जैसे कि आप इसे यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर सर्टेन वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जिससे कि वो प्राइवेट रहे और बाहर कहीं पे एक्सेस ना कर सके। सो दिस इज समथिंग जिस पे काम करना चाहिए, जो भी मुझे देख रहे हैं कि क्लोजर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट, यू मस्ट डेफिनेटली लर्न इट। एंड व्हेनेवर इंटरव्यूअर्स हियर अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लोजर्स along with a real world use cases, it immediately signals that candidate has strong fundamentals. All right, तो राउंड 2 होता है यहाँ पे खत्म एंड रोहन इज डूइंग प्रीटी वेल सो फार। लेकिन अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, डिफिकल्टी काफी ज्यादा ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये है एसिंक जावास्क्रिप्ट राउंड नंबर 3। और अगर इस राउंड में रोहन ने चीज़ों पे अच्छे से परफॉर्म करा, क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दिया, तो इसका मतलब काफ़ी हाई चांसेस हैं कि रोहन इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। तो इस राउंड से लिटरली मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। रोहन, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ इवेंट लूप वर्क इन जावास्क्रिप्ट? सर बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। तो जब एसिंक्रोनस टास्क को मैनेज करना होता है तो इवेंट लूप इज अ फीचर जिसकी हेल्प से एसिंक्रोनस टास्क को मैनेज किया जाता है, राइट। एंड देयर इज समथिंग नोन एज माइक्रो टास्क क्यू जो बनती है, जिसके अंदर जितने भी एसिंक्रोनस टास्क है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इवेंट लूप बेसिकली उन माइक्रो टास्क क्यू के चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ये मेन फंक्शन होता है इवेंट लूप का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टास्क क्यू एंड मैक्रो टास्क क्यू? सर माइक्रो टास्क क्यू में सारे एसिंक्रोनस फंक्शंस कोड जो एग्जीक्यूट करना है एसिंक्रोनस, फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट या प्रोमिसेस, इन सबको स्टोर किया जाता है। एंड कॉल बैक क्यू में जो सिंक्रोनस कोड था हमारा उसको स्टोर किया जाता है। आई गेस यहाँ पर थोड़ा सा रोहन फंबल हो गया, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज इवेंट लूप। आपको समझना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस टास्क को कैसे मैनेज करता है।
let's end with a small output prediction question, right? So just look at this code and tell me what should be the output of this particular code. I'm sorry sir, मुझे समझ मतलब I guess undefined आंसर आएगा सर यहाँ पे. All right Rohan, fine. If you have any kind of questions you can ask. No sir, sorry. Fine. We'll get back to you soon. Thank you Rohan for attending this interview. Thank you sir. Next, and that concludes our simulated JavaScript interview. And if you notice carefully, यहाँ पर एक पैटर्न था. सबसे पहले बेसिक्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में पूछा गया. उसके बाद आपके कोर कॉन्सेप्ट्स, जावास्क्रिप्ट की इंटरनल वर्किंग के बारे में समझा गया कि आप जावास्क्रिप्ट के कोर को कितना अच्छे से जानते हो. एंड तीसरा, एसिंक जावास्क्रिप्ट. इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा गया आपसे और ज़्यादातर इंटरव्यूज में सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है. पहले बेसिक्स, फिर कोर कॉन्सेप्ट एंड देन एसिंक. अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप इंटरव्यूज के लिए 100% रेडी हो जाएंगे. लेकिन इस वीडियो में तो लिमिटेड क्वेश्चंस बताए गए थे. अगर आप चाहते हैं कि भैया फंडामेंटल्स के और कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एसिंक के कितने क्वेश्चंस होते हैं, आप हमें एक शीट बना के प्रोवाइड कर दो. तो मैंने शीट प्रिपेयर कर लिया आप लोगों के लिए. बस आपको करना ये है, आपको नीचे जाना है, कॉमेंट करना है. एंड अगर इस वीडियो पे 1000 कॉमेंट होंगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में या पिन कॉमेंट में उस शीट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हर राउंड में जो पूछे जा सकते हैं. और अगर आपने उन्हें पढ़ लिया तो आप फ्रंट एंड इंटरव्यूज के लिए तैयार हैं. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमने अभी तक बात नहीं की है, जो कि है फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन, जो कि हमारा तीसरा वीडियो होगा. और वो तीसरा वीडियो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है. फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा जा रहा है. फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन अच्छे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो अच्छा खासा पे करने के लिए रेडी हैं उनमें पूछा जा रहा है और मांग और फांग कंपनीज में पूछा जा रहा है. तो अगर आप चाहते हैं फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना तो नीचे जाके कॉमेंट करना. इस वीडियो का कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आया हो, इस वीडियो का आइडिएशन आपको पसंद आया हो, मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जाके हमें मोटिवेट करिएगा. वीडियो को लाइक करना. अगर सच में मज़ा आया तो इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो. इंस्टा आईडी आपको मेरी यहाँ पर दिख रही होगी, शेरियंस की दिख रही होगी, आप जाके वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं. एंड पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हो नहीं हो वो भी बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज सार्थक शर्मा एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन शेरियंस कोडिंग स्कूल. बाय बाय.